बात करते हैं सेट इंटरफेस की कलेक्शन, यही हम बनाएंगे। ठीक, ये चाइल्ड इंटरफेस है किसका? अरे भाई इतना बड़ा कैसे? कलेक्शन, कलेक्शन क्या है विनय? क्लास है इंटरफेस है? इंटरफेस है ना। If we want to represent a group of individual object as a single entity where duplicates are not allowed and insertion order is not preserved, then we should go for बस ये 2 पॉइंट इसके लिए काफी हैं। सेट इंटरफेस के पास कोई सा भी क्या नहीं है, कोई सा भी मेथड नहीं है अपना खुद का। सेट इंटरफेस के पास कोई ऐसा नया मेथड नहीं है, तो हमें सेट इंटरफेस के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे? सारे कलेक्शन इंटरफेस के। क्यों? क्योंकि कलेक्शन का चाइल्ड है और बाय डिफॉल्ट व्हाटएवर इज देयर टू पेरेंट क्लास इज अवेलेबल टू इट्स चाइल्ड क्लास, है ना। जो भी पेरेंट क्लास के पास है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास को मिल जाता है। ठीक, इसके अंडर में जो हमने कभी डायग्राम बनाया होगा सेट इंटरफेस के अंडर में आया होगा है सेट, वो डायग्राम पुराना वाला देखना। ठीक, तो है सेट की अब हम बात करते हैं। है सेट, है सेट का जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है, उस दिन बताया था मैंने, हैश कोड के बिहाफ पे होता है। जैसा हैश टेबल कर रही थी ठीक वही डेटा स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है? हैश टेबल। अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल, क्योंकि ये हैश कोड के बिहाफ पे काम करता है, इसलिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है, क्योंकि हैश कोड को देखेगा कि ये बड़ा है या छोटा है। ठीक, जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे उसका एक हैश कोड निकालेगा, उस हैश कोड के हिसाब से इंसर्शन ऑर्डर अपने हिसाब से रखेगा कि कौन से, अगर उसने आपने डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर रखा होगा तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से रखेगा। लेकिन आप कंपेयर टू या कंपेरेटिव मेथड को इस्तेमाल करके उसको डिस्टर्ब करना चाहते हो तो वो डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। ठीक, अगर हम इंसर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं डुप्लीकेट, हमें कोई कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर नहीं मिलने वाली कि अगर हम कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जोड़ने की कोशिश करें, ऐड करने की कोशिश करें, तो हमें किसी भी तरह की कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर नहीं मिलने वाली। ठीक, ऐड मेथड क्या कर देगा? बस सीधी सीधी, क्योंकि ऐड करने के लिए कलेक्शन से दिया गया जो ऐड होगा, ऐड मेथड विल रिटर्न फॉल्स ओनली, मतलब नहीं हुआ ऐड, दैट्स ऑल। फॉल्स रिटर्न कर देगा कि भैया नहीं हुआ ऐड। ठीक है, यहां पर किसी को कोई इशू? सो यहां पर भी लिख देता हूं एक चीज, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ठीक, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड है, हेट्रोजीनियस अलाउड है, नल
इंसर्शन इज पॉसिबल ओनली वंस, केवल एक बार, क्यों? डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। ठीक है, सीरियलाइजेबल है, क्लोनेबल है, ये तो बोलने के लिए है, इंटरव्यू में लिखवा देता हूँ। सीरियलाइजेबल है, क्लोनेबल है, बट रैंडम एक्सेस नहीं है। अब ये सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल जावा की इंटरनल क्लासेस हैं जो आपको सीरियलाइजेशन का प्रोसेस समझाती है कि भैया किसी को सीरियलाइज आपको चाहिए तो उसका भी एक मेथड है, डॉट सीरियलाइज करके उसमें अपना कलेक्शन पास करके वो लिखवा दूंगा, वो सीरियलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम फ्रिक्वेंटली सर्चिंग कर रहे हैं तो हैश सेट जो है आपका बेस्ट और सुटेबल कलेक्शन इंटरफेस है, सॉरी कलेक्शन है, नॉट इंटरफेस, दिस इज इंप्लीमेंटिंग क्लास। तो कलेक्शन है ये, आपका बेस्ट सुटेबल कलेक्शन है अगर हमारा मेजरली या फ्रिक्वेंटली बार बार हम सर्च ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक, इसके कुछ कंस्ट्रक्टर हैं जैसे कि न्यू स्मॉल न्यू हैश सेट न्यू, इसके अंदर इनिशियल कैपेसिटी डाल दोगे आप। भाई जैसे कि मान लो वो बाय डिफॉल्ट जो भी 10 का साइज रखता होगा, आप अपनी मर्जी से 20, 25, 30 जितना भी रख सकते हो इनिशियल कैपेसिटी डाल के। ठीक, एक और है, ये इतने सारे कंस्ट्रक्टर हैं विनय, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इन कंस्ट्रक्टर्स को क्या कहा जा सकता है? इतने सारे कंस्ट्रक्टर जो हैं ये, इन्हें क्या कहा जा सकता है? कंस्ट्रक्टर का भी इंटरफेस होते होंगे। यार एक जा से चार चार इन्होंने बना दिए, तो इन्हों क्या कहा जा सकता है? करेक्टर। बस ऐसे ही हवा में तीर मारते रहो। क्या ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर नहीं है? ओवरलोडिंग नहीं जानते आप? दिख नहीं रहा कि एक जैसे नाम है पर सिर्फ पैरामीटर चेंज करने से वो ओवरलोड नहीं हो गया है? ये पहली बार पता चल रहा है आपको? आप पता नहीं क्या क्या कहना, करेक्टर पता नहीं क्या क्या, पढ़ाई वढ़ाई कर लो ठीक से। ये क्या है? ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। इसमें से ये वाला बता देता हूँ, बाकी आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो इनिशियल कैपेसिटी के साथ साथ आप फिल रेशो भी TIO फिल रेशो भी डाल सकते हो। फिल रेशो मतलब कि भैया जो नया बनेगा उसका साइज वो कितने साइज का बनेगा, ऐसा हमें पहले जब कभी भी हम करते थे तो पहले हमें ऐसा फिल रेशो नहीं देना पड़ता था, वो अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा के कर दिया करता था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भैया मेरे हिसाब से चले सब चीजें, तो मैं इसको फिल रेशो भी दे सकता हूं कि भैया ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 25% साइज बना करके नया बनाओगे या 50% साइज बना के नया बनाओगे। मेरा जो मन कर रहा है आप उतना नया वाला बनाओ। मान लो मैं चाहता हूं 10 का साइज था, सपोज करो 10 का साइज था, मैं चाहता हूं अगले वाला 20 बन जाए। ऐसे नहीं कि इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला है 15 या 16 बनाने का वो ना बने, मेरे हिसाब से बने, तो मैं उसमें 0.5 या 0.9 या 0.8 फिल रेशो डाल सकता हूं। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट में डालूंगा वो उस हिसाब से वो उसका नया बना देगा। जो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना कि भाई मान लो 5 साइज का मेरे पास कलेक्शन है, छठा मैं एंट्री करना चाहता हूं, पर उससे पहले वो क्या करेगा, एक फार्मूला से साइज निकालेगा, साइज प्लस नया जो n/2 आया उससे नई कलेक्शन बनाएगा, एक एक एलिमेंट कॉपी करेगा, पुरानी वाली डिस्ट्रॉय करेगा, तब जाके नए एलिमेंट को ऐड करेगा। तो ये जो नया कलेक्शन बनाया इसने, उसका फिल रेशो अब आप खुद भी बता सकते हो, यही है इनिशियल कैपेसिटी के साथ जो फिल रेशो दिया गया है, ये फिल रेशो का यही है। यहां तक किसी को कोई इशू बताइएगा? हाँ बोलो, ठीक है ना? चलें एक बार इसको वहां इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं।
हैश सेट HS कुछ भी ले लो नाम को, इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ये जो मैंने इसको हैश सेट में रखवा दिया सुजल, क्या इसके अलावा किसी और चीज में भी रखवाया जा सकता था? इसमें सेट में रखवाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, क्यों? वेरी गुड। क्या सेट के अलावा और कुछ भी लिखा जा सकता था? क्यों? वेरी गुड। क्या कलेक्शन के अलावा और कुछ भी लिखा जा सकता था? हाँ, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी लिखा जा सकता था? हाँ हाँ, वो तो ठीक है। और कुछ? अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट लिखा है तो अब एक चीज और करके देख लेते हैं। hs डॉट ऐड, काम तो हो नहीं रहा। ऐड नाम का मेथड मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, परंतु वो हो नहीं रहा। नहीं, ऐसे रख तो सकते हैं, पर हम जो कलेक्शन के वो जो मेथड थे इस्तेमाल कर सकते थे इजीली, वो सब अब हमें अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बाइंड कर दिया किससे? ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ना रखें, ठीक है? ऐसे ही रख दे रहा हूँ, ठीक। देखिएगा ऐड मेथड भी आएगा। आया ऐड मेथड। आप इसमें ABCD कुछ भी करवा लीजिएगा ऐड, और डुप्लीकेट्स डालने की भी हम कोशिश करेंगे। ठीक, BA और फिर से B डाल देते हैं, यहाँ हैश डाल देते हैं, या रहने देते हैं, कुछ स्ट्रिंग डाल दे, स्ट्रिंग तो है ही सारा, कुछ नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, और कुछ नल डाल देते हैं, और एक और नल डाल देते हैं। वैसे तो उससे B से ही हो गया, लेकिन 2 बार नल डाल देते हैं, ठीक। ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, मैं SS को प्रिंट करा रहा हूं, तो क्या मेरा A और नल आया? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो कि भाई डुप्लीकेसी नॉट अलाउड है ना। दूसरी बात, मैंने BA मान लिया, चलो ये तो नहीं होगा, इसे कह देते हैं, चलो ये वाला नहीं हो पाएगा, ठीक। और ये वाला भी सपोज करो नहीं हो पाएगा, लेकिन BA 10 और नल ऐसे होना चाहिए था ना। इंसर्शन ऑर्डर अगर प्रिजर्व करता तो, लेकिन ये कर रहा है किस हिसाब से? सबके हैश कोड जनरेट कर रहा है, और हैश कोड के हिसाब से ये क्या कर रहा है? हाँ, अगर मान लो मैंने ऐसे ना करके ऐसे लगा दिया होता, तो आपको लगता कि भैया AB और 10 तो आए हैं, लेकिन उससे पहले नल का उसने कोड कर दिया। मान लो मैं नल भी नहीं दिया होता, तो आपको समझ में नहीं आता कि इंसर्शन ऑर्डर तो प्रिजर्व है। परंतु जब वो हैश कोड निकालता है A का और B का, तो कैलकुलेट करके A B से पहले ही आता है, ठीक है। A का जो स्काई कोड है वो B से पहले ही आ जाता है। हाँ, फॉल्स रिटर्न कैसे कर रहा है वो भी बता रहा है, ठीक। इसको अभी प्रिंट करा लेंगे बाद में, एक लाइन में हम फिर से ऐड करा लेते हैं। HS डॉट ऐड, अब किसी में इसमें 10 ऐड कराना चाहता हूँ, 10 ऐड करेगा नहीं, बल्कि ये फॉल्स रिटर्न कर देगा कि भैया नहीं हो पाया ऐड, ठीक। अच्छा, 10 की जगह मैं कर देता हूँ 11, तो क्या कर देगा ये? ट्रू। क्यों? ऐड हो गया। समझ में आ रहा है? ये रिटर्न करके आप किसी वेरिएबल में भी रखवा सकते थे, और डायरेक्ट प्रिंट करके भी देख सकते थे, ये आपकी मर्जी है, ठीक। यानी फॉल्स ये उन सबको लिखवाएगा जो जो इसके ऐड नहीं होंगे। डुप्लीकेट्स क्योंकि अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक। और इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, ठीक है। एक है इसका लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट क्या कहता है? ये जो है लिंक्ड हैश सेट क्या है? चाइल्ड क्लास है किसकी? हैश सेट की। डायरेक्ट सेट की नहीं है ये, हाँ। इट इज द चाइल्ड क्लास
इनिशियल कैपेसिटी ये लो, देखिएगा चार, क्योंकि चार आए हैं, ठीक। साइज इस टाइम 0 क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं आया, ठीक। मैंने इटरेशन करा दिया आपको, इटरेटर कर्सर, अच्छा कर्सर का थोड़ा सा रोल है यहाँ पर, वो कर्सर के थ्रू फिर मैं साइज का लेंथ करके बताता, लेकिन पहले कर्सर बताऊंगा ज्यादा अच्छा है, ठीक। कर्सर अभी इसके बाद सीधे कर्सर ही करा देंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका क्यू है वो काम में आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा आपको ताकि इंटरव्यू पर्पज से याद रह जाए थोड़ा सा। वैसे तो पूछते नहीं, कभी पूछ ले तो केवल डेफिनेशन भी चला के काम चल जाएगा, ठीक। तो ये चाइल्ड क्लास किसकी है सेट की, और लिंक हैश सेट जो है बिल्कुल हैश सेट के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। अब वो डिफरेंट क्या है, लिख देता हूं, लिंक्ड हैश सेट इज exactly same as hash set except the following differences, ठीक। हेलो, चलिएगा कुछ डिफरेंट छोटे छोटे से, बस वही आपको लिखवा देता हूं। चलिएगा, लिंक्ड हैश सेट कहता है अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक लिस्ट और हैश टेबल, ठीक है। अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिंक्ड लिस्ट प्लस हैश टेबल, और इसका क्या है, केवल हैश टेबल। पहला डिफरेंट आ गया। अब बात करते हैं इसकी लिंक लिस्ट की। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। अभी तक सेट में हमने इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व की बात नहीं करी थी, लेकिन यहाँ लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है। वो भी किस वजह से, नोड से एक दूसरे का कनेक्शन होता है। लिंक लिस्ट क्योंकि ये फॉलो कर रहा है किसको, लिंक लिस्ट प्लस हैश टेबल, ठीक है। तो इंटरनल डेटा सॉरी अंडर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, बाकी औरों में नहीं है, ठीक। अब बस इतना ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। एक तो डेटा स्ट्रक्चर उसका लिंक्ड लिस्ट प्लस हैश टेबल है, और अगर हम बात कर रहे हैं हैश सेट की, उसमें केवल और केवल हैश टेबल है। और अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, उसका इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व रहेगा, क्यों, क्योंकि अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर उसने लिंक लिस्ट को फॉलो किया है, और लिंक लिस्ट क्या करता है, पहली नोड अगले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। जब होल्ड करके रखता है तो भैया उसके आगे आने वाली का ही तो होल्ड करेगा वो, इसीलिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो गया। और हैश सेट जो है कोई इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, वो केवल हैश टेबल के हिसाब से अपना असेंडिंग ऑर्डर
पास कराता है। और डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से ही ये इंसर्ट करते हैं। वो तो हम हैं कि अगर हमें लग रहा है कि नहीं भैया हमें डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं करना, हमें दूसरा ऑर्डर फॉलो करना है, तो हम उसे डिसेंडिंग कर सकते हैं। इसका कंपेरेटिव करके एक मेथड होते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा करके कैसे होता है। अभी फिलहाल यहाँ तक बताइए, कोई इशू? हाँ, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, क्योंकि ये बात आ गई ना, ये वाली जैसे ये आ गया तो ये देख लेगा कि भाई है या नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर ये नहीं होता तब कर देता है डुप्लीकेट अलाउड। ये हैश टेबल जैसे ही आ गए और हैश टेबल का हैश कोड निकाल के लाएगा, देखेगा कहीं पुराना कोई हैश कोड तो नहीं पड़ा, तो उस हिसाब से वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, एक बार करके देख लें, चलिएगा। linked hash set LHS is equal to new linked hash set। ठीक, LHS डॉट ऐड, और यहाँ हम अपने हिसाब से ऐड करते रहेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या किया। 11 दो बार जानबूझ के डाला, 11 डुप्लीकेसी चेक करने के लिए डाला, नल इंसर्शन अलाउ है या नहीं ये भी जानबूझ के डाला कि भाई लिंक लिस्ट में कुछ खास ऐसा तो नहीं कि भाई नल को मना कर देंगे। और फिर उसके बाद CBA जानबूझ के ऐसा ऑर्डर डाला कि जिनका हैश कोड अगर जनरेट होके आ रहा होगा तो ABC आना चाहिए था, है ना, लेकिन ABC को इसने नहीं करा, जैसे ही ये आए CBA वैसे ही ऑर्डर में इसने इनको इंसर्ट कर दिया। यही अगर लिंक हैश सेट ना होता, यही केवल हैश सेट होता, तो आप देखिएगा इसको क्या कर देता ये, हाँ कुछ अच्छा इसका क्या कर देता, ABC कर दिया। अब इंसर्शन ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहा, हैश कोड निकाला और ABC कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? जब कभी भी हम लिंक्ड हैश मैप पढ़ेंगे, जब कभी हम लिंक्ड हैश मैप पढ़ेंगे तो लिंक्ड हैश मैप भी जो है आपका सेम चीजें फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे एक एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ की और वैल्यू की बात करेंगे। और वो जो चीजें करता है, ये सारी चीजें डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड या इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करना या नहीं करना, वो सब की के ऊपर करता है, ना कि वैल्यू के ऊपर। वो सब करता है किसके ऊपर, की के ऊपर। की के ऊपर अपने ये मेथड लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैप में भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, यही फॉलो कर रहा है। तो जब कभी मैप पढ़ेंगे इस बात का भी ध्यान रखना कि उसके अंदर भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, और वो भी अगर यही फॉलो कर रहा है तो उसमें डुप्लीकेट्स अलाउ रहेगा नहीं। की कभी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती, जब कभी मैप पढ़ेंगे इस बात का ध्यान रखना कि कभी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती, बट वैल्यू आपकी डुप्लीकेट्स हो सकती है। ठीक, एक आ गया आपका अब सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट किसका चाइल्ड इंटरफेस है, डायरेक्ट सेट का है, और इंटरफेस है, क्लास है, वेरी गुड। या ये डायरेक्ट इसके अंडर में कोई और इंप्लीमेंटिंग क्लास है, सॉर्टेड सेट के अंडर में डायरेक्ट कोई इंप्लीमेंटिंग क्लास है, याद करो नेविगेबल सेट बताया था, तब जाके आया था क्या, ट्री सेट, वो इनकी इंप्लीमेंटिंग करता है। ठीक, डेफिनेशन बार बार नहीं लिखवा रहा,
बेस्ड ऑन सम सॉर्टिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा, बस वही इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऐसे करके आपने बोलना ही है। वी वांट टू अलाउ सम नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर और सम सॉर्टिंग ऑर्डर, जरूरी नहीं नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, वो तो हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देन वी शुड गो फॉर सेट इंटरफेस, ठीक। जब अगर हम सॉर्टेड सेट की बात करते हैं, इसके पास कुल 5 से 6 मेथड है। फर्स्ट, लास्ट, अच्छा ये रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट, लास्ट और हेड सेट। ये समझने वाली बात है थोड़ी सी, इंटरव्यूअर आपसे करवा के भी देख लेगा, क्या पता। हेड सेट, और हेड सेट जो उसका रिटर्न टाइप है आपका सॉर्टेड सेट। जब हेड सेट है तो फिर टेल सेट भी होगा, हाँ टेल, हेड सेट और टेल पूंछ, हेड सेट और टेल सेट, इसका भी क्या है सॉर्टेड सेट। और एक हो गया आपका सबसेट, एक किसी सेट में से छोटा कुछ पार्ट निकालना हो तो उसको हम कहते हैं सबसेट, जिसके अंदर किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट तक का सबसेट निकालना है, ये देना पड़ता है इसको। ऑब्जेक्ट O1, ऑब्जेक्ट O2, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू? एक और है जो मैंने भी आपको बताया था कि कंपैरेटर एक मेथड है जिसकी वजह से हम सॉर्टिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटर, इसकी रिटर्न टाइप भी क्या है कंपैरेटर, ठीक। ये कंपैरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और अब ये क्या निकालता है, जैसे फर्स्ट निकाल दिया या लास्ट निकाल दिया या हेड सेट निकाल दिया या टेल सेट निकाल दिया, ये निकाल के लाता क्या है एक बार इसको देख लेते हैं। इसका फोन बोल रहा है भाई, अच्छा सपोज करो ये आपके सेट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, सपोज करो, बहुत बड़ा नहीं हो गया, दिख रहा है आपको? एक वैल्यू ये डाल दी मैंने, एक वैल्यू ये डाल दी है, एक वैल्यू मैंने ये है डाल दी, एक वैल्यू मैंने ये डाल दी है, और एक वैल्यू ये डाल दी, एक वैल्यू ये डाल दी, और बस ज़्यादातर इससे समझ में आ जाएगा आपको। अगर इसमें से मैं निकालना चाहूँ, यूज़ करा मैंने जैसे इसका फर्स्ट, एक मेथड है मेरा फर्स्ट, इसी के पास को लिख देते हैं, फर्स्ट निकला तो फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट लेके आएगा, तो इसका फर्स्ट क्या है 100, तो ये फर्स्ट के केस में ये लेके आ जाएगा 100, 100 लेके आ जाएगा। इस पूरे को चेक करेगा, ठीक, और इस पूरे के अंदर से जो भी लाएगा वो लाएगा ये 100, 100 लेके आ जाएगा, ठीक। 100 लाएगा। अगर मैं कहता हूँ लास्ट तो क्या लाएगा, सीधी सी बात है जो लास्ट में वही लेके आ जाएगा, लास्ट वाला लेके आएगा ये 120, लास्ट लेके आया ये 120, ठीक, आया इस मेथड की हेल्प से, ये आ रहा है इस मेथड की हेल्प से, ठीक है। अच्छा अब मैं लगाना चाहता हूँ इसका हेड सेट, हेड सेट अगर मैं लाना चाहता हूँ तो देखिएगा हेड और बॉडी, मतलब इसने दो पार्ट में इसको बांट रखा है, हेड और टेल। जैसे मान लो
हाँ देखो, जैसे इस तरह से ये है, इस पूरे को ये बॉडी मान रहा है, ठीक। अब मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे हेड चाहिए और फिर मुझे चाहिए बॉडी, लेकिन कैसे पता चले कि हेड कहाँ है और बॉडी कहाँ है, यानी टेल कहाँ है, ये कैसे पता चले? यानी कि नेक तो पता चलनी चाहिए पहले ये जानने के लिए, उसकी गर्दन तो पता चले, यानी गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा हेड सेट और गर्दन से नीचे इस वाला हिस्सा टेल सेट कहलाएगा। यानी कि टेल, गर्दन कह लो या फिर बॉडी और टेल का जो जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मेरुदंड, है ना, वो तो बताना ही पड़ेगा। तो इसको ये बताना ही पड़ेगा, ये ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ आपका कि हम किसको वो पॉइंट मान के चल रहे हैं। अगर मान लो मैंने यूज कर लिया है सेट, हेड सेट, और इस हेड सेट में मैंने पास कर दिया मान लो 109 तो ये 109 मैंने पास करा, तो आप देखिएगा 109 को मैंने माना, ये 109 को मान लिया, 109 को मान लिया। अब इससे ऊपर देख रहे हैं आप, ये सारे हैं, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं 100, 101, 104, 106, ये क्या कहलाएंगे? हेड। अब 109 को वो हेड में नहीं मानेगा, 109 को हेड में नहीं मानेगा, परंतु यही काम अगर हम टेल सेट के साथ कर रहे होते तो 109 को वो टेल में मानता। चलिए करके दिखा देते हैं। इससे ऊपर ऊपर वाले भी मान लेगा क्या? हेड सेट। ये सारे आ गए आपके हेड, ये सारे आ गए आपके हेड सेट। तो ये निकाल के लाया आपका हेड सेट, निकाल के लाया 100, 101, 104 और 106, बस। लेकिन यही काम अगर मैं करता हूं टेल सेट के साथ, मान लो मैं इसमें 109 कर दे रहा हूं टेल सेट में, तो ये निकाल के क्या लाएगा? वो नीचे के सारे जितने भी हैं इन्हें अब वो मानेगा क्या? अच्छा, उसको भी इंक्लूड कर लेगा 109 को भी, इन सबको क्या मान लेगा वो? टेल। इन सबको क्या मान लेगा? टेल। हाँ, इनका यूज भी है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इनका यूज भी है, जैसे मान लो कुछ आपने नेम्स डाल रखे हैं या कुछ मीन और मोड के फॉर्मूले लगा रहे हैं। मान लो मीन का फॉर्मूला लगाया आपने और उस इंडेक्स में से कई सारे एलिमेंट है, उसमें से आपने मीन निकाल लिया, तो उस मीन के आप चाहते हैं इससे पहले पहले आने वाले सारे की सारी जो है जो रिपीटिशंस हैं या नंबर्स हैं वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में ये हेड सेट लगा सकते हो। उसके बाद आने वाले जो मीन निकाला आपने, मीन मतलब हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं, माध्यिका, ऐसा कुछ होता है ना, माध्यिका अगर निकाल लिया आपने तो और चाहते हैं कि इसके बाद जो आए थे वो सब चाहिए मुझे, तो ऐसे वालों के लिए ये आप लगा सकते हैं हेड सेट और टेल सेट, ठीक। इस केस में ये निकाल के लाएगा, टेल सेट में क्या निकाल के लाएगा? 109 को तो मानेगा ही मानेगा, और 110 और 120, ठीक है। चलिएगा, एक है सबसेट। सबसेट में जैसा कि हमने यहाँ बात करी थी कि दो ऑब्जेक्ट देने पड़ते हैं हमें, तो यहाँ भी हम दो ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो कोई दो ऑब्जेक्ट दे दो सबसेट में, मान लो मैंने 104 और 110 ये दे दिया, ठीक है। तो 104 और 110 की अगर मैं बात करूं और मैं उसे अगर मार्क लगाने की कोशिश करूं तो ये है 104 से 110, ये है 104 से 110 तक की अगर मैं बात करूं तो यही सब आएंगे। तो कितने कितने एलिमेंट हैं? 4। लेकिन इसको इग्नोर मारे, सॉरी 104, आगे वाले को इग्नोर मारेगा, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इसको इंक्लूड नहीं करेगा। सबसेट निकालता है, या तो देखो जैसे हम कहते हैं कि भैया आपके पास शुक्रवार तक का समय है आज से, है ना, हाँ वही वही ये भी करता है। जैसे हम उसको निगलेक्ट, या तो शुरुआत आज के दिन को गिनो
या तो आज के दिन को गिनो या फिर शुक्रवार वाले को दिन को गिनो, लेकिन ये शुरू वाले को गिनता है। ठीक, तो क्या लाएगा ये? वेरी गुड। 104, 106 और 109। 110 नहीं लाया, उसने इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक कंपेरेटर है, कंपेरेटर अभी फिलहाल नल लाएगा क्योंकि इसमें से अभी कोई ऐसा हम कंपेयर कर नहीं रहे हैं। ठीक, हाँ, तो केवल और केवल वो 110 को ले आए, जो शुरू वाला है उसे तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, 120 को नहीं लाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? ये इसका डायग्राम भी यहाँ चिपका दिया ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो तो मतलब चीजें समझ में आए। अब आगे आपका ट्री सेट। नेविगेबल मैं नहीं लिखवा रहा, नेविगेबल में कुछ नेविगेबल पर्पस के कुछ मेथड्स हैं, चाहो तो आप उसको लिखवा लेना, नहीं तो सॉरी, जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है वैसे यही है इन दोनों की। इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, बड़ा इस पे क्वेश्चन करवा के पूछ लेता है कि ये कैसे सॉर्ट कर रहा है और कैसे असेंडिंग और कैसे डिसेंडिंग कर रहा है। तो इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है? बैलेंस ट्री। इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है बैलेंस ट्री, ये दोनों तरफ बैलेंस करके चलता है। ठीक, तो इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है बैलेंस्ड ट्री। ठीक, डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड। इंसर्शन ऑर्डर, क्योंकि लिंक लिस्ट है ही, और दूसरी बात वैसे भी ये बैलेंस ट्री के हिसाब से एलिमेंट को इधर उधर करेगा। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। ये ऑब्जेक्ट्स की कुछ वही कि किसी एक को मतलब बेस मानेगा और देखेगा कि क्या इससे पहले आने वाला है या इससे बाद आने वाला है। दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो उससे पहले आए या उससे बाद आए, बस ये नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव इन दोनों को बैलेंस करके चलता है। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको बोल्ड भी कर दे रहा हूं मैं। हेट्रोजीनियस ये कौन से होते हैं? एक जैसे। हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं? एक जैसे। तो बैलेंस ट्री हमेशा याद रखिएगा, जो डेटा स्ट्रक्चर बैलेंस ट्री है वो केवल और केवल हेट्रोजीनियस पर ही काम करता है। मान लो, सपोज करो मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया मुझे ये बताओ आपकी क्लास में सबसे हल्का कौन है? ठीक, तो क्या आप बता पाओगे? अब सबके मान लो वेट पता है आपको, सभी आदमियों के वेट पता है, तो आप बता पाओगे, है ना? लेकिन यही काम होमोजीनियस कर दें, तब आदमी का वेट वस्तु से किया जा सकता है? आदमी की तुलना वस्तु से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। ये लंबाई, कि भैया लंबाई किसकी कितनी है उस हिसाब से खड़े हो जाएं। ठीक, तो क्या आदमी की तुलना लंबाई से क्या हम इस हेलमेट से कर सकते हैं? नहीं। क्या इस मेज से कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए इसने कहा है कि अगर मेरे को यूज करना चाहते हो, क्योंकि मैं इंटरनली बैलेंस ट्री इस्तेमाल करता हूं और जो बैलेंस ट्री है उसे एक जैसे चाहिए, भैया मैं कम से कम कंपेयर तो कर पाऊं, वरना मैं कंपेयर कैसे करूंगा अगर आप हेट्रोजीनियस की जगह होमोजीनियस डाल दोगे। ठीक है, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड। एक जैसे आएंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ, एक जैसे। ये हेट्रोजीनियस कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्स मिक्स वाले होते हैं ना, होमोजीनियस एक जैसे होते हैं। तो
एक जैसे वाले आएंगे, ये लो लिखवा देता हूं उसको भी, हेटेरोजेनियस आर नॉट अलाउड, देखो इसको कह दिया इसने नॉट अलाउड, और इसको कह देगा ये अलाउड है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर ही तो वो करेगा कंपैरिजन कि क्या इसके बाद लगाऊं इसको या इसके पहले लगाऊं या लगाऊं ही नहीं। मान लो 3 संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है, 1 3 5, 1 3 5, लास्ट में क्या है 5। अब मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूं 7, तो इस 7 को इस 5 से कंपेयर करेगा, क्या इससे पहले आना चाहिए था 7 को या इसके बाद आना चाहिए था, बाद। अगर मान लो मैंने ऐसे ये थे 2 इंसर्ट करना है, तो इस 2 को 5 से कंपेयर करेगा, क्या इससे पहले आना चाहिए था इसके बाद आना चाहिए था, बैलेंस ट्री इसके पहले ही डाल देगा, लेकिन मैंने 5 ही डाल दिया, तो 5 को 5 से कंपेयर करेगा, तो उसे पता चलेगा ना तो ये पहले आने वाला है ना ये बाद आने वाला है, भैया रिप्लेस ही नहीं कर रहे हम, समझ जाएगा डुप्लीकेट है जरूर, और डुप्लीकेट इसने क्या कह दिया, नॉट अलाउड। तीनों स्थितियां समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, अगर आप मतलब उसको कास्ट नहीं कर पाएगा ना, मैं अगर मान लो हेटेरोजेनियस कर दिया और वो जैसे ही मान लो मैं 1 3 5 के अंदर हेलो डाल रहा हूं, अब इस हेलो को कोशिश करेगा कि 5 के जैसा इंटरनली मैं बना के तो देखूं, तो बनाने के लिए उसे कास्ट करेगा, डाउन कास्ट करने की कोशिश करेगा, कास्टिंग करेगा, तो कहेगा भैया मैं कर नहीं पा रहा इसको, तो कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। वो साफ साफ कह देगा कि भैया मैं इसको कास्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ वही अगर कैरेक्टर होता तो इसे कास्ट कर पाता, वो मुझे पता है इसके बिहाइंड क्या है, कोई ASCII कोड है, इसे मैं कास्ट कर सकता हूँ, है ना, लेकिन उसको नहीं कास्ट कर सकते थे आप स्ट्रिंग को, ठीक। तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाती है आपकी सर। इसके कुछ कंस्ट्रक्टर हैं, अच्छा नल इंसर्शन इसमें अलाउ है, और वो भी एक ही बार, सीधी सी बात है कि भाई वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, लिख देता हूँ नल इंसर्शन इज अलाउड। हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लो यार। अच्छा हम अगर ये डालें heterogeneous, if we try to insert then we will get class cast exception, ये वाली एक्सेप्शन आप पा जाओगे क्योंकि वो उसको कास्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें उसको हेलो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। हेलो हाँ मैं कोचिंग में ही हूँ। अच्छा जो ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कर रहा है, कल हम अपना वही कंपेरेबल लगा करके इसको डिस्टर्ब भी करके देखेंगे, ठीक। इसके वो हैं कुछ कंस्ट्रक्टर, है ना, सारा गैस लिख रहा है। हाँ इसके कुछ कंस्ट्रक्टर हैं 4 तरीके के, एक तो वही डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर हो गया नॉर्मल, एक में हम क्या करेंगे कंपैरेटर डाल देंगे, वही जो हम अगर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं तो ये वाला कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। एक में हम डाल देंगे सॉर्टेड सेट डाल देंगे, और एक में पूरा कलेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं क्लिप्स पे, और फिर कल करेंगे इसी का क्या, हाँ कंपैरेबल लगा करके देखेंगे इसका। चलिए प्रीसेट हो गया, इंपोर्ट कर लिया। हाँ बोलो, ट्री सेट के ये तो सॉर्टेड और उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हो गई ना, ठीक, तो उन्हीं को मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, नेविगेबल और ये सब को, बाकी ये सब जो लेके आ रहा है जैसे कि ये लाया आपका ऐड वगैरह ये सब लेके आया है, उसी को ओवरराइड करा है जो इसको कलेक्शन से मिला था, ठीक। हाँ
कलेक्शन से मिल रहे हैं ना इसको। इसमें मैं डाल दे रहा हूँ ए से पहले कर देता हूँ उसको बी, और 3 4 डालते हैं, बी के बाद डालते हैं ए, फिर यहाँ डालते हैं सी, और यहाँ डाल देते हैं एफ। बाद में आएगा, यहाँ एफ डाल देते हैं, यहाँ बी डाल देते हैं। ठीक, चलिए टी हमने यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करी, और ये देखिएगा आप क्या आया, ए बी सी और एफ, यानी कि उसने सबसे पहले मेरे ट्री के अंदर क्या ऐड कर दिया होगा भैया, एफ ऐड करा होगा। ठीक, और एफ को ऐड करने से पहले ट्री के अंदर कंपेयर तो हमेशा करेगा, ये बात ध्यान रखना। वहां पढ़ा था नल, तो नल से कंपेयर करा तो भैया उसका कंपैरिजन इसके साथ हो नहीं सकता, तो इसको उसको एफ को फर्स्ट पोजीशन दे दी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन का आपका कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे ही एफ गया, एफ का कंपेयर करा इसने किससे, ए से, तो चेक करेगा कि क्या ए एफ के बाद आने वाला है या पहले आने वाला है। हालांकि अभी मैं बड़े आसान शब्दों में कह रहा हूँ बाद आने वाला है पहले आने वाला, कल मैं आपको ये बिल्कुल एल्गोरिथम के हिसाब से बताऊंगा जो कि आप इंटरव्यूअर को बताओगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हालांकि यही कहना चाहिए, अभी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बाद में आने वाला है या पहले आने वाला है। ठीक, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये आपको इंटरव्यूअर को समझाना होगा। ठीक, वो मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो हाँ बोलो, जब एक जैसा दिख जाएगा तब जीरो बोलेंगे भैया नहीं हमने चेंज कर दिया, अब जीरो है, पॉजिटिव बाद वाला, ऐसे करके। हाँ, तो आप देखिएगा ए एफ के बाद आने वाला है, तो एफ के बाद ही रख दिया होगा। देखो इसने क्या करा होगा, पहले होगा एफ और एफ के बाद रख दिया होगा इसने ए। ठीक है, सॉरी पहले रखा होगा, हाँ पहले रख दिया होगा इसने ए। ठीक, फिर आया हमारे पास क्या, सी। सी का कंपैरिजन किससे हुआ, एफ से हुआ, तो एफ से पहले आना चाहिए था सी को या बाद आना चाहिए था, पहले। तो सी अगर यहाँ आ रहा है, आने से पहले देखा यार और ऑब्जेक्ट भी है, तो सी को ए से पहले होना चाहिए था, ए के बाद होना चाहिए था, ए के बाद, तो इसका मतलब यही रहेगा। ठीक, अब हम डाल रहे हैं किसको, बी को। बी को कह रहा है कि एफ से पहले आएगा या बाद, पहले आएगा, एफ से यहाँ आ गया। अब चेक कर रहा है क्या ये बी मेरा सी से पहले आएगा या बाद, सी से, यहाँ चेक कर रहा है और भी एलिमेंट दिख गया। अब चेक कर रहा है ए के साथ, तो कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए। तो इस तरह से ये इंसर्शन इसका हुआ है। तो अब इसको हम बिल्कुल वैसे कल देखेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के साथ, कब नेगेटिव आना चाहिए, कब पॉजिटिव आना चाहिए और कब जीरो आना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू चलेगा। इसी में मैं टी डॉट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं वन को। ठीक, ये लीजिएगा, और यहाँ मैंने इसको रन कर दिया, तो आप देखिएगा क्या हुआ, कह रहा है वन को मैं भैया नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर क्लास एक्सेप्शन आ जाएगी, मैं नहीं कर पा रहा भैया। अच्छा, यही काम अगर मैं ऐसे कर देता, ये सारे 1 2 3 4 और इसको 5 कर देते, क्या अब करेगा भैया? सीधी सी बात है, अगर डबल कोट में आ गया तो हम तो स्ट्रिंग हो गए। अच्छा, तीसरी बात ऐसे करके देखते हैं, 1 2 3 4 और इसको कर देते हैं 5। ठीक, सेव कर दिया, करते हैं इसको रन, तो क्या इसको कर देगा क्या? अच्छा, इसको कैरेक्टर पे देख के देखते हैं, क्या इसको कर देगा? करना तो चाहिए था, कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का हैश, हाँ नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट का हैश कोड भी तो निकालेगा। ठीक, तो ये भी नहीं कर पाएगा। ठीक, उसको चाहिए केवल और केवल एक जैसे, हाँ होमोजीनियस चाहिए, हेटेरोजीनियस करने की कोशिश करोगे तो भैया क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ लिखवा तो दिया आपको, ये चीज कहाँ गया, हाँ ये नल इंसर्शन इज अलाउड, ये मैंने लिखवा तो दिया आपको, करके देखें जरा, टी डॉट एड नल। अब देखें जरा कुछ क्या एक्सेप्शन आ जाएगी, कोई एक्सेप्शन आ गई आपकी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब आप कहोगे जी नल तो आपने अलाउ कराया था,
ये तो कर नहीं रहा। अच्छा, इसको सारों को हटा देते हैं अब जरा, ये सारों को हटा देते हैं। अब सेव करके रन करते हैं। ये अब भी कह रहा भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसका मतलब जब ये ट्री सेट शुरू में ही बना था, कंपैरेटर ऑब्जेक्ट जो है पहले से ही उसके अंदर नल डाल के रख रहा था, जिससे उसने पहले एलिमेंट का कंपेयर करा, बस। ठीक है, तो नल इंसर्शन वाली बात में आपको फंसाने की कोशिश करेगा इंटरव्यूअर। तो आप कहना कि अगर एम्प्टी ट्री सेट पड़ा है, अगर एम्प्टी ट्री सेट पड़ा है तो उसके अंदर नल पड़ा है, एम्प्टी वाला अगर ट्री सेट पड़ा है तो उसके अंदर नल पड़ा है, अदरवाइज हम उसके बाद नल नहीं डाल सकते, अदरवाइज उसके अंदर हम नल नहीं डाल सकते। डालने की कोशिश करोगे, अगर हम डॉट ऐड करके नल डालेंगे तो कंपैरेटर ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, कंपैरेटर ऑब्जेक्ट पहले ही देख रहा है सारा नल, और जहां भी मैं कह देता हूं नल हो जाता है तो फिर वो कंपैरेटर ऑब्जेक्ट का कोई भी मेथड कॉल नहीं कर पाएगा, कहेगा कि वी आर नल, देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, है ना। वी आर ऑलरेडी नल एंड यू आर सेइंग टू पॉइंट दिस मेथड। जैसे कि कभी करते थे, ऐसा भूल गए हो क्या, जैसे कि आप कभी करते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड हेलो, और इसमें आपने कर दिया हेलो को प्रिंट, ठीक, और यहां आते ही मैंने ये सब ट्री वाला काम हटा देता हूं। जैसे कि हम पहले कभी करते थे सेट प्रैक्टिस sp इक्वल टू न्यू सेट प्रैक्टिस, ठीक, ये करा, और sp डॉट हेलो करा, तो आप देखिएगा सीधी सी बात है हेलो कर दे रहा है, लेकिन इस sp डॉट हेलो करने से पहले ही हम क्या करते हैं इसको sp इज इक्वल टू नल। अब अगर हम करेंगे तो क्या आई एम ऑलरेडी नल, देन व्हाई यू आर सेइंग टू पॉइंट हेलो मेथड, चाहिए। पॉइंट नहीं करना चाहिए इसको। क्लास के साथ लोड हो गया ना, वो स्टैटिक है, देन वो कहेगा कि व्हाई यू आर पॉइंटिंग टू दैट मेथड। असल में वो क्यों हो रहा था मालूम है, वो क्यों हो रहा था याद है, पता है कुछ, पिछली साइकिल वगैरह स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, स्टैटिक क्लास के साथ लोड हो जाते हैं। आप भले ही नल भी कर दो, उसकी इमेज सिंगल इमेज क्लास के साथ पड़ी है। जब क्लास की वो स्टैटिक की लाइफ साइकिल चलती है तो क्लास लोडिंग के टाइम पे वो सारे सिंगल कॉपी लेके क्लास के साथ लोड हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही मैंने उसका स्टैटिक हटा दिया तो आप देखिएगा हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वही वहां हो रहा है। कंपैरेटर को कॉल करने की कोशिश करेगा बट आपने पास कर दिया नल, तो दैट्स ऑल, आपका वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तक रखते हैं।